नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में हम तमाम अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज कौन सी अहम खबरें हैं जिस पर आज नजर डालने वाले हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले दरअसल आज हम बात करेंगे झुकेगा नहीं की। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संकट में तड़प रही हो, मंदी की लहरें हर ओर टूट रही थी, व्हाइट हाउस से टैरिफ की धमकियां गूंज रही थी, तब सवाल उठ रहा था क्या भारत भी घुटने टेक देगा। लेकिन देश ने सभी की उम्मीदों को चौंका दिया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8% की ग्रोथ के साथ भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं को मात दे दी, साबित किया कि उसकी आर्थिक ताकत अब कोई रोक नहीं सकता। डिटेल अब से कुछ देर के बाद बताएंगे कैसे ग्रोथ रेट बढ़ी है जीडीपी, वो आपको डिटेल देंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। दूसरी अहम खबर मथुरा बागती है। क्या इतिहास की किताबें फिर से उल्टी होने लगी हैं? काशी मथुरा की वो पुरानी गूंज जो कभी सांप्रदायिक दंगे, नफरत की आंच बनकर छाई थी, क्या अब एक बार फिर देश की राजनीति में जोर पकड़ रही है? 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये कानून कमजोर किया जा रहा है ताकि पुराने जख्म फिर से खुल सके? वारिस पठान ने साफ कहा है कि दंगे दंगे होते हैं, चाहे वो किसी के राज में हो। तो क्या ये सिर्फ चुनावी राजनीति का नया हथकंडा या फिर भारत की सेक्युलरिज्म और संविधान को चुनौती? बेरोजगारी, महंगाई जैसे असली मुद्दे कहीं पीछे छूटते हुए नजर तो नहीं है? क्या फिर से धर्म के नाम पर वोट की राजनीति का खेल शुरू हो रहा है? इसके अलावा हम तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र केजरीवाल वर्सेस राहुल का करेंगे। देश की राजनीति में एक बार फिर नया ड्रामा शुरू हो गया। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच सियासी टकराव ने विपक्षी गठबंधन के समीकरण हिला दिए। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर अरविंद केजरीवाल ने राहुल पर बड़ा हमला बोला है, जिससे विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे। क्या ये बिहार चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ती दूरियां और सवाल ये कि क्या ये टकराव विपक्ष की ताकत को तोड़ देगा या नया मोड़ देगा, ये आपको अब से कुछ देर के बाद बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र मुश्किल घड़ी का करेंगे। क्या होता है जब सुपरस्टार की चमक धमक के पीछे छुपा हो गहरा दर्द, जब घर के अंदर रिश्तों की लड़ाई इतनी तेज हो कि आत्मदाह तक की बातें सामने आ जाए। दरअसल हम बात करेंगे भोजपुरी के बड़े सितारे पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह के बीच उठे ऐसे विवाद की, जिसने सोशल मीडिया और फैंस को हिला दिया। ज्योति के आरोप, पवन की चुप्पी और वायरल हुआ वो वीडियो जो इस कहानी को और भी पेचीदा बना देगा। क्या ये केवल एक घरेलू झगड़ा है या इसके पीछे कुछ और राज छिपे हैं? इसकी डिटेल अब से कुछ देर के बाद हम आपको देंगे। इसके अलावा एआई पावर का जिक्र करेंगे। दुनिया एआई की दौड़ में है और इस रेस में पीछे रहने वाला कौन है? रिलायंस एजीएम 2025 के मंच से मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रिलायंस इंटेलिजेंस नाम से एक नई कंपनी जो भारत को एआई के ग्लोबल नक्शे पर टॉप पर ले जाएगी। ग्रीन एनर्जी से चलने वाली गीगावाट स्केल डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में बन रहा है। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग और गूगल के सुंदर पिचाई ने भी इस मिशन में हाथ मिलाया। क्या ये गठजोड़ भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति को अगला बड़ा कदम बनाएगा? हम आपको बताएंगे इसकी आगे डिटेल। तो इन 5 अहम खबरों पर डालेंगे तफसील से नजर। जाते जाते बात पते की आपको बताएंगे। लेकिन जब शुरुआत करेंगे तो जाहिर तौर पर टैरिफ की करेंगे। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिचकोले खा रही है, जब मंदी की मार से बाजार सूखते जा रहे थे, जब व्हाइट हाउस और से टैरिफ की गूंज उठी, तो अंदाजा लगाया गया भारत की अर्थव्यवस्था भी शायद अब घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50% तक टैरिफ धमकियों को दरकिनार कर भारत ने जो प्रदर्शन किया है वो सिर्फ आंकड़े नहीं, एक बयान है। विश्व मंच पर भारत अब रुकने वाला नहीं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, जबकि अनुमान 6.7% का रहा। यानी बाजार विश्लेषक, अर्थशास्त्री सबकी सोच से एक कदम आगे निकल गए। इंडिया की रफ्तार, ये वही तिमाही है जब ग्लोबल ट्रेड सुस्त था, इन्वेस्टमेंट की चाल धीमी थी और अमेरिका की तरफ से आयात पर भारी शुल्क लगाए गए। लेकिन भारत न सिर्फ टिक कर खड़ा रहा बल्कि तेजी से दौड़ा भी। सेवा क्षेत्र जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, वहां 7.6 की रियल यानी कि जीवीए ग्रोथ देखी गई। आईटी, बैंकिंग, होटल, ट्रांसपोर्ट सबने जमकर परफॉर्म किया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.7% की रफ्तार पकड़ी। कंस्ट्रक्शन ने 7.6 की
ग्रोथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बूम को साबित किया। खेती और ग्रामीण भारत के इस दौड़ में पीछे नहीं रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3.7% की मजबूती दिखाई, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा सिर्फ 1.5% का था। लेकिन हर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट होता है। इस बार खनन -3.1% और बिजली गैस सेक्टर 0.5% थोड़े कमजोर है, मगर इससे समग्र तस्वीर की चमक कम नहीं होती। नॉमिनल जीडीपी ने भी दमदार 8.8% ग्रोथ दर्ज की, जो महंगाई के बावजूद मजबूत मांग और निवेश के संकेत देता है। वही वास्तविक निजी उपभोग व्यय यानी कि पीएफसीई में 7% की ग्रोथ दर्ज की गई। थोड़ी नरमी जरूर देखी, लेकिन स्थिर और भरोसेमंद। याद रखिए, ये सब कुछ तब हो रहा है जब ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता से भरी हुई है। ट्रेड वॉर का साया मंडरा रहा है और भारत पर बाहर से दबाव बनाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। लेकिन भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि ये कोई उभरती हुई नहीं, तेजी से उभरती हुई सुपर पावर इकोनॉमी है, जो झुकती नहीं बल्कि झंझावातों को चीरकर आगे बढ़ती है। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बावजूद जो भारत नहीं डगमगाया, वो अब अपने आर्थिक वैश्विक मंच पर अपनी अगली छलांग की तैयारी में। तो क्या इतिहास की कब्र फिर से खोदी जा रही है? क्या सियासत अब एक बार फिर धार्मिक पहचान के उन गलियों में भटकने लगा है जहां से निकला हर सवाल दंगे, नफरत और बंटवारे की आग में झुलस देता है? देश में एक बार फिर काशी और मथुरा की गूंज उठी है। इस बीच सवाल है 1991 में बनाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जिसकी मंशा थी कि राम जन्मभूमि विवाद को अपवाद मानते हुए बाकी सारे धार्मिक स्थलों की स्थिति 1947 जैसी बनी है। अब उसी कानून को चुनौती दी जा रही है। बहस ये नहीं है कि मुद्दा कौन उठा रहा है, बहस ये है कि क्यों अब उठ रहा है। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने साफ कहा है कि दंगे चाहे कांग्रेस के राज में हो, बीजेपी के दंगे हो, ये काशी मथुरा का जिक्र कोई एकता की बात नहीं, बल्कि वोट चोरी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है। तो क्या एक बार फिर चुनावी मौसम में मंदिर मस्जिद की राजनीति गर्म हो रही है? क्या संविधान से ऊपर आस्था को रखा जा रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कमजोर किया जा रहा है? तो क्या फिर से पुराने घावों को कुरेदा जाएगा? 1991 के कानून की आत्मा की स्थिरता, शांति और सेकुलर भारत की परिकल्पना, मगर अब वही आत्मा कोर्ट रूम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं की चीरहरण में गुजर रही है। सवाल सिर्फ कानूनी नहीं, सवाल देश की सांप्रदायिक चेतना का है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? इस बहस की आंच सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगी, ये संसद, सड़क और सोशल मीडिया तक फैलेगी। इतिहास गवाह है, जब जब धर्म और राजनीति ने एक दूसरे का हाथ थामा है, तब तब लोकतंत्र की जमीन कांपी है। क्या हम वाकई काशी मथुरा को मुद्दा मानते हैं, या ये एक बार फिर धर्म के नाम पर जनता के असली सवालों से मुंह मोड़ने की रणनीति है? बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, ये सब पन्ने के नीचे दबा दिए गए हैं और ऊपर तैर रहा है एक ऐसा विमर्श जो हर बार चुनाव से पहले शुरू होता है, हर बार समाज में नए तनाव की लकीर खींच देता है। वारिस पठान ने जो कहा वो सिर्फ एक पार्टी की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस तबके की आवाज है जो बार बार पूछता है, क्या भारत वाकई संविधान से चलेगा या फिर भावनाओं के ज्वार में बहता रहेगा? न्यायिक कमीशन बनाता, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संग जाएगा नहीं, लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। दो जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है, तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति
और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं। 3 को छोड़कर मैंने कहा है, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। सब डिटेल्स उसमें हैं, सब गवाहों के बयान उसमें हैं, जो भी लिए हैं हमने, हर चीज उसमें संकलित की है। जब शासन से अप्रूव होगी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है कि भय मुक्त माहौल होना चाहिए देश। मुसलमान इस रिपोर्ट को खारिज करता है, हम इस रिपोर्ट को कबूल नहीं करते हैं। 1978 का दंगा होता है, 180 ज्यादा हिंदू मारे जाते हैं। मुलायम सिंह जी तुष्टीकरण की राजनीति में जब 1993 में पावर में आते हैं तो उन्होंने उस मुकदमों को सरकार बनने के 2 हफ्ते में ही 8 मुकदमे वापस ले लिए थे 1978 के दंगों के। देश की राजनीति के मंच पर एक बार फिर से नया सस्पेंस और ड्रामा शुरू हो गया है। राहुल गांधी जो विपक्ष की राजनीति में तेजी से अपनी जगह बना रहे थे, इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। अचानक आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ऐसा हमला कर दिया कि पूरे विपक्षी गठबंधन के समीकरण हिल गए। सवाल है क्यों अचानक केजरीवाल ने राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस के बहाने गांधी परिवार के नेताओं को जेल न जाने पर सवाल उठा दिए। क्या यह कोई सियासी चाल है या फिर केजरीवाल की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश? राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि बिहार चुनाव से पहले यह हमला विपक्षी मोर्चे की मजबूती को तोड़ने की कवायद है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल, उदित राज समेत कई बड़े नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। केजरीवाल को सीधा जवाब दिया है कि ऐसी राजनीति से देश और जनता को कोई फायदा नहीं। दिल्ली चुनाव के वक्त से लेकर आज तक राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच टकराव की जो कहानी है वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रही। राहुल के उस ऐतिहासिक बयान ने केजरीवाल कांप जाते हैं मोदी से, इस बयान के बाद ये शुरू हुआ था सियासी तनातनी एक नए रूप में आ गई थी। केजरीवाल ने जवाबी हमला करते हुए गांधी परिवार पर सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि वो बीजेपी के साथ कोई समझौता कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये बयान जनता के दिलों में सवाल छोड़ गया। क्या सच में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कोई छुपा गठबंधन है? इस बीच बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इंडिया ब्लॉक के नेताओं का एकजुटता का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली। क्या केजरीवाल की ये तल्खी बिहार चुनाव के लिए रणनीतिक शतरंज का हिस्सा है? बिहार चुनाव में 243 सीटों पर आम आदमी पार्टी की घोषणा ने साफ संकेत मिलते हैं कि केजरीवाल खुद को अकेले ही बड़ा खिलाड़ी साबित करना चाहते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केजरीवाल का यह हमला राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए है, लेकिन इससे विपक्ष में दरारें बढ़ने का खतरा भी है। राहुल गांधी के समर्थक इसे विपक्ष की मजबूती में सेंध लगाने की कोशिश मान रहे हैं, वहीं कांग्रेस के कई नेता इसे बीजेपी की बी टीम की कोशिश बता रहे हैं। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जब कांग्रेस के कई बड़े नेता जेलों में गए, जब दिल्ली की शराब नीति मामले में केजरीवाल खुद जेल गए, तब उन्होंने किस तरह के अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। लेकिन अब जब राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड जैसे मामलों में जांच का सामना करना पड़ा, तब केजरीवाल ने सवाल उठा दिया, क्यों कोई जेल नहीं गया? ये सियासी तकरार भारत के राजनीतिक इतिहास में नए अध्याय के संकेत दे रही है, जहां सहयोग और टकराव के बीच लड़ाई तेज होती रही है। क्या केजरीवाल का यह मोड़ विपक्ष को कमजोर करेगा या फिर राहुल गांधी इस तूफान में अपनी जगह को और मजबूत करेंगे? ये लगे कि पीठ पीछे बंद कमरे में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और जनता को पता नहीं चलेगा, ऐसा होता नहीं है। सब पता चलता है जनता को, जनता बेवकूफ थोड़ी है। आज चारों तरफ चर्चा रहती है, कोई कहता है जी मायावती जी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, कोई कहता है जी ओवैसी ने कॉम्प्रोमाइज। अरे सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए,
बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड। मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है, जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। चुनाव में मेरे को याद है, ये हरियाणा के अंदर जितने लैंड स्कैम हुए थे उसमें रॉबर्ट वाड्रा, इनका सबका नाम आता था। उस टाइम कितना शोर, दामाद जी, पूरा 2014 का चुनाव ये दामाद जी के नाम से जीते थे। जीजा जी के नाम से जीते थे। अब कोई नहीं है। 2G केस बंद हो गया, कोयला घोटाला बंद हो गया, केस ही बंद हो गए। कुछ तो है। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है। जनता में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और इनके बीच में गठबंधन है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गठबंधन। हम लोग गठबंधन करने नहीं आए थे, हम लोग देश के लिए आए थे और देश के लिए लड़ते रहेंगे। कभी कॉम्प्रोमाइज की राजनीति मत करना, देश की राजनीति करना। देश के लिए अगर कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, हमारा सर कटा देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन अपने क्या होता है जब एक बड़े सुपरस्टार के घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं होता, जब चमक धमक के पीछे छुपा होता है दर्द और टूटन। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री के चर्चित नाम पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच एक ऐसे विवाद की कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आखिर क्या वो सच है जो ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है? क्या एक सुपरस्टार अपनी पत्नी और उसके परिवार को इस कदर अकेला छोड़ सकता है कि आत्मदाह तक की बात सामने आ रही है? ये वो सवाल है जो इस वक्त सबके जहन में है। ज्योति ने आरोप लगाया कि वो कई महीनों से पति से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जवाब नहीं मिला। छठ पूजा के समय तक लखनऊ पहुंचकर भी उनसे मिलने से इनकार हुआ। उन्होंने साफ कहा है कि पवन सिंह ने उनके और उनके माता पिता की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। वो खुद को इतना अकेला और मजबूर महसूस कर रही है कि उनका दर्द शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। जब ये सब सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया पवन सिंह का एक वीडियो जिसमें वो एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर छूते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो, इसके बाद की प्रतिक्रियाएं इस विवाद को और भी जटिल बना रही हैं। क्या ये केवल एक घरेलू विवाद है या इसके पीछे छुपे हुए हैं कई बड़े राज? क्या इस कहानी में कहीं मीडिया की कोई भूमिका है या फिर ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है? दरअसल इस विवाद की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, जिसमें खुलेंगे कई ऐसे राज जिसमें नहीं सोचा होगा आप लोगों। ज्योति का दर्द, पवन की चुप्पी, सोशल मीडिया पर छाए सवाल, ये तमाम चीजें नजर आती हैं इस पूरे मसले पर। लेकिन एक चीज जो नहीं नजर आती है वो ज्योति का दर्द सोशल मीडिया पर जो देखने को मिला, उसके बाद पवन सिंह का कोई रिएक्शन इस पर नहीं। दुनिया एआई की दौड़ में है और इस रेस में पीछे रहने वाला कौन है? रिलायंस एजीएम 2025 के मंच से मुकेश अंबानी ने एक ऐसा धमाका किया है जो सबकी नींद उड़ा गया। उन्होंने रिलायंस इंटेलिजेंस नाम से एक नई कंपनी की घोषणा कर दी जो भारत को एआई के ग्लोबल मैप पर टॉप पर ले जाएगी। ये कंपनी गीगावाट स्केल के हरे भरे डेटा सेंटर बनाएगी जो गुजरात के जामनगर में पहले से ही बन रहे हैं। अंबानी ने साफ किया है कि 4 मिशन पर जोर होगा: एआई डेटा सेंटर की ताकत, वैश्विक पार्टनरशिप और भारत के लिए खास एआई सर्विस और देश के एआई टैलेंट को बढ़ावा देगा। ये कंपनी छोटे व्यवसायों से लेकर बड़े एंटरप्राइजेस तक हर आम इंसान तक एआई की सस्ती और भरोसेमंद सेवा पहुंचाएगी, खासकर शिक्षा, हेल्थ और कृषि सेक्टर में। इस धमाकेदार घोषणा के साथ मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग भी सामने आए। बोले कि मेटा और रिलायंस मिलकर भारत के हर कारोबारी, क्रिएटर और कंपनी को ओपन सोर्स एआई टूल्स देंगे जो इनोवेशन की नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। जकरबर्ग ने कहा है कि ये पार्टनरशिप एआई की शक्ति को हर कोने तक ले जाने के आदर्श बनेगी। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी इस गठजोड़ को सलाम करते हुए बताया है कि जेमिनी एआई मॉडल को रिलायंस के साथ
ऊर्जा, टेलीकॉम, रिटेल और फाइनेंशियल बिजनेस में शामिल किया जाएगा, जिससे भारतीय उद्योग को नई उड़ान मिलेगी। यहाँ दोस्तों अंबानी ने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि एआई की इस जंग में वो भी हैं और बड़े इरादों के साथ है। ये सिर्फ शुरुआत है एक ऐसा सफर जो देश को तकनीक के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनाएगा, एक नई एआई क्रांति की नींव रखेगा। Welcome all of you to the 48th annual general meeting of the company. It is held through video conferencing in compliance with the circulars issued by the regulators. The company has taken all feasible steps to ensure that the shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting. Adequate video conferencing facility and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. Requisite quorum is present and therefore I call the meeting to order. Register of directors and key managerial personnel and their shareholding, the register of contracts or arrangements in which directors are interested, I wish to introduce for the benefit of new members. चलिए अब जाते जाते आपको बात पते की बताते चलते हैं। आज की बात पते की आपको बताएं। आज की बात पते की है। दरअसल सबको जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्तों को बस थोड़ी सी समझदारी चाहिए होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, कुछ रिश्ते सवाल नहीं समझदारी मांगते हैं। हर बार सही साबित होने से बेहतर है रिश्ता बचा लेना। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि जहां दिल जुड़े हों वहां जीतने की नहीं निभाने की जरूरत होती है। इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। शुक्रिया आप सभी का।